हेलो दोस्तों। तो हम लोग वेलकम टू एस्पिरेंट 2025 में हम लोग अपना पॉलिटी रिवीजन कर रहे थे। उसमें पहला अपना लोगों ने उसको किया था इंटर नहीं सेंटर स्टेट रिलेशन। उसमें जो आर्टिकल 145 से लेकर के 163 तक एक था, 245 से 263 तक था, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन में पहला 245 से 255 तक क्या था, विधायी संबंध था। और फिर उससे 45 से 63 245 से 263 तक वो था वो प्रशासनिक संबंध। फिर वो वित्तीय संबंध जो था वो भाग 12 में आ गया था। भाग 12 में वित्त संपत्ति ये है ना, तो भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेकर के 293 तक था। तो इसी कड़ी में आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इंटर स्टेट क्या रिलेशन होता है, दो राज्यों के मध्य क्या आपस में रिलेशन होता है। पिछले वीडियो में लोगों ने क्या किया कि एक राज्य और एक केंद्र के मध्य क्या रिलेशन होता है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक राज्य मतलब दो राज्य आपस में कैसे संबंध रखते हैं, या दो तीन दो से चार दो मतलब कई सारे राज्यों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे सॉल्व होता है, या सेंटर उसमें कैसे इन्वॉल्व होता है दो राज्यों के बीच विवाद को निपटारा करवाने के लिए, या कुछ भी। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, है ना। तो ये है निम्नलिखित के संदर्भ में संवैधानिक तंत्र, मतलब एक तो दिया है कि दो राज्यों के मध्य क्या संबंध होगा, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये संविधानिक हो गया। और ये संविधानिक तंत्र यानी कि ये तो विधि बना के किया जाएगा, ये तो परंपरा के अनुसार होगा, तो ये संविधानिक तंत्र हो गया, है ना। मतलब दो राज्यों के मध्य क्या संबंध होगा, तो ये हमारे कुछ चीज़ जो हमारे संविधान में मेंशन थी, और कुछ चीज़ जो अभी संसद ने फिलहाल में बनाए हैं, या फिर पारंपरिक होंगे। तो संवैधानिक क्या है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद के समन्वय से, अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान में कहाँ मेंशन है, आर्टिकल, आपको यही सब देखना है कि जैसे कोई चीज़ संविधानिक है तो संविधान में कहाँ मेंशन है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर ऐसा कहे कि संसद को पावर है या राष्ट्रपति को पावर है, ऐसा कोई। तो इसमें जैसे ये है ना अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से समन्वय, ये आर्टिकल 263 दे दिया कि राष्ट्रपति एक दो राज्यों के मध्य संबंध को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। तो ये सबसे पहले 1990 में गठित की गई थी, पहले तक गठित नहीं की गई थी। फिर एक जो सरकारी आयोग था उसने शायद वो किया था, रिकमेंड किया था, तो फिर इसने 1990 में पहली बार ये अंतर्राज्यीय परिषद बनी थी। दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान। तो अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान ये भी संवैधानिक है। तो अब ये संवैधानिक है तो आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में दिया है, ये दिया है 262 आर्टिकल, आर्टिकल 262 में दिया है अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान के लिए एक संसद के लिए पावर दी गई है। तो ये आर्टिकल 262 के तहत है। इसमें कोई भी संसद, ध्यान रखें कि इसमें कोई भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय भाग ना ले, तो इसमें एक अलग ही ट्रिब्यूनल बनता है ना, इसके तहत। फिर सार्वजनिक कार्यों, रिकॉर्ड्स, दस्तावेज और न्यायिक कार्रवाइयों को पारंपरिक मान्यता। इसमें ये है कि कोई भी काम जो होगा, जैसे अब कोई मध्य प्रदेश का कोई भी रिकॉर्ड्स है, अगर उसको मान लो उत्तर प्रदेश जाओगे तो वहाँ भी ये मान्य होगा। तो ये दिया कि ऐसा होना चाहिए कि मान्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एक राज्य इसको डिनाई कर दे कि हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप मान लो डीएल कोई ड्राइविंग लाइसेंस आप मध्य प्रदेश को बनवा लो, बिहार में गाड़ी चला रहे हो तो एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं अब तुम बिहार का ही डीएल लेके आओ, है ना। तो ये मेन ये है। फिर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम था, ये भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और समागम है। तो कोई दो राज्यों के मध्य अगर व्यापार है, तो जैसे उसमें लिखा हुआ है कोई भी दो राज्य मतलब एक राज्य व्यापार वाणिज्य से संबंधित कोई भी अगर प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो कोई विधेयक बनाना चाहती है अगर विधानसभा, तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे संविधान में ही मेंशन है ना। फिर संविधान है, जो चीज़ संविधान में मेंशन नहीं है क्या है, क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल, है ना, जोनल काउंसिल हो गई, एंड ये पूर्वोत्तर परिषद हो गई। तो संविधानेतर में दो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, है ना। दोनों सेम ही लगभग, ये कि जिसे क्षेत्रीय परिषद में क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, 5 जोनल काउंसिल बनी है। एक पूर्वोत्तर राज्य 7 स्टार अपने राज्य है,
उनके लिए पूर्वोत्तर परिषद बनी हुई है। तो ये संविधानेतर है, मतलब संवैधानिक नहीं है। ये चार चीजें अपना संविधानेतर: एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, एक अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान, सार्वजनिक कार्यों रिकॉर्ड्स और न्यायिक कार्यवाहियों का पारंपरिक मान्यता, और एक अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, है ना। ये हमारे संविधान में ही मेंशन है। तो आगे देखते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो संवैधानिक था चार था: अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वय, है ना, और फिर अपना ये हो गया अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम, ये सार्वजनिक कार्ड्स और रिकॉर्ड्स के लिए अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों का पारस्परिक मान्यता। फिर ये आर्टिकल अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान आर्टिकल 262 के तहत है ना, आर्टिकल 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान है। इसमें लिखा हुआ है क्या कि संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। मतलब संसद का ऐसा संविधान ने संसद को पावर दी है कि जब दो राज्यों के मध्य जल का विवाद होगा तो संसद एक अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय का प्रावधान करेगी। मतलब उसको डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करना है तो ऐसे संसद उसका प्रावधान करेगी। तो संसद कानून बनाकर यह व्यवस्था भी कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रयोग करे। मतलब जब कोई दो राज्यों के मध्य जैसे होता है ना कि संघवाद का कोई भी मामला होता है तो हम देखते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार होता है ना। लेकिन ये कहता है कि ऐसा आर्टिकल 262 कहता है कि जब अंतर्राज्यीय जल विवाद होगा तो उसका निपटारा करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी और संसद ये सुनिश्चित भी कर सकती है कि जो जल विवादों का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहे। यानी कोई अलग से ट्रिब्यूनल बना के संसद इसका समाधान कर सकती है ना। फिर अपना इसमें और क्या है कि अनुच्छेद 262 के तहत संसद द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, देखो जब संसद को अधिनियम पावर दिया संविधान ने तो संसद ने एक अधिनियम बनाया, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया। यह केंद्र सरकार को दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिए एक तदर्थ मतलब अस्थायी, तदर्थ का मतलब क्या हुआ, अस्थायी अधिकरण गठित करने की शक्ति देता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए बाध्य होता है। नहीं देखो जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ा था, आर्टिकल 262 के तहत क्या है कि अगर दो राज्यों के मध्य जल विवाद का विवाद होता है तो संसद ऐसे प्रावधान करेगी उनका निपटारा करने के लिए, और संसद ये सुनिश्चित कर सकती है कि वहां के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उसको बाहर रख सकती है। अब जब ये संविधान ने संसद को अधिकार दिया तो संसद ने एक जल विवाद अधिनियम बनाया 1956 और उसके तहत एक ट्राइब्यूनल गठित करने को बोला कि दो या दो से अधिक राज्यों के जल डिस्प्यूट के लिए एक तदर्थ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और जो ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन होंगे, निर्णय होंगे, वो दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये जो डिसीजन होता है इसका अंतिम निर्णय होता है, ये इसकी खिलाफ वो नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती, है ना। फिर दूसरा है, वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों से संबंधित 8 अंतर्राज्यीय जल परिषद का गठन किया है, अंतर्राज्यीय जल अधिकरण का गठन किया। 8 अभी तक में केवल 8 अंतर्राज्यीय जल अधिकरण गठित किए जा चुके हैं। अब अपन आ गया अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वय। तो ऐसा अनुच्छेद 263 में दिया है। क्या बोला है कि अनुच्छेद 263 के तहत, इसके तहत राष्ट्रपति, यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसी परिषद की स्थापना आवश्यक है, जैसे हम बता रहे इसका गठन पहली बार 1990 में किया गया था, सरकारी आयोग, अभी देखेंगे सरकारी आयोग का रिकमेंडेशन आया था, तो ऐसा कर सकता जब उसको आवश्यकता लगे, इसलिए अभी तक किया नहीं गया था, आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई होगी और क्या। तो देख लो कि ऐसी परिषद की स्थापना आवश्यक है। क्या कहता है कि इसके तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसी परिषद की स्थापना आवश्यक है तो वह आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसकी स्थापना कर सकती है। इसमें क्या है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग, केंद्र संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघवाद के लिए एक सरकारी आयोग गठित किया गया था। कब 1983-87 तक, उसकी 87 में उसकी रिपोर्ट आती है, 83 में गठन किया गया था। तो ये अनुच्छेद 263 के
अधीन स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की गठन की स्थापना की सिफारिश की थी। ये बोला कि जैसे यहाँ पे क्या था कि जो अंतरराज्यीय यहाँ पे था कि अस्थायी रहता था, तो मतलब इसमें क्या था 263 के तहत इसने बोला सरकारी आयोग ने एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। तब उसके अनुसार वर्ष 1990 में राष्ट्रपति ने एक आदेश के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करी, है ना। 1990 में इसका पहली बार स्थायी अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ये किसके तहत गठित किया गया है? आर्टिकल 263 के तहत। अब तीसरा क्या है संवैधानिक में? अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये संविधान का भाग 13 है। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 के तहत भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। यह सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकता है और इसके लिए हमारे संविधान में मेंशन है, ठीक है, सिवाय स्वयं भाग 13 में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत। मतलब जैसे कहता है कि कोई भी राज्य या फिर कोई भी व्यक्ति जो है कि दो या दो से अधिक राज्यों में स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली व्यापार वाणिज्य कर सकता है, और कुछ इसके लिए कुछ प्रतिबंध है। तो ये कहता है कि प्रतिबंध केवल वही प्रतिबंध है जो भाग 13 में मेंशन है, बाकी कोई प्रतिबंध इसके लागू नहीं होंगे। तो भाग 13 में कौन से प्रतिबंध दिए गए हैं? तो ये देखो 2 प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध ये है कि संसद द्वारा लोकहित में, ये ध्यान रखना, लोकहित में राज्यों के बीच या राज्य में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये लोकहित में संसद चाहे तो किन्हीं भी 2 स्टेट या किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को खत्म कर सकती है, यानी कि उस पर रोक लगा सकती है। दूसरा मतलब वो तो संसद को पावर दी गई थी, अब यहाँ पे विधानमंडल को भी पावर है। क्या पावर है? कि राज्य के विधानमंडल द्वारा लोकहित में, यहाँ भी देखो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और किसी एक राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में वरीयता प्रदान किए बिना ऐसी स्वतंत्रता पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि विधानमंडल भी कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी स्पेशल राज्य को मना कर रहा हो और दूसरे राज्य को वरीयता दे रहा हो कि नहीं आप तुम्हारे अपने राज्य से हमें सामान एक्सपोर्ट नहीं करोगे, दूसरे राज्य को बोल दो नहीं तुम तो सब सारा हमें एक्सपोर्ट कर दो। तो जो कानून बनेगा सबके लिए बनेगा, जनरल बनेगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। ये ऐसे विधानसभा कर सकती है, और संसद भी लोकहित में कर सकती है, किसी भी 2 राज्यों के बीच में वो लोकहित में वो प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। चौथा क्या है कि सार्वजनिक कार्य, रिकॉर्ड्स और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों पर को पारस्परिक मान्यता, है ना, कि एक राज्य में जो कोई भी दस्तावेज बनते हैं दूसरे राज्य में भी मान्य होंगे या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो क्या है कि संविधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का क्षेत्राधिकार, संविधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का क्षेत्राधिकार उसके राज्य क्षेत्र टेरिटरी तक ही सीमित होता है। हालांकि अनुच्छेद 261 में यह प्रावधान है किया गया है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्य, रिकॉर्ड्स और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। आर्टिकल याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 261। देखो 261 हम लोगों ने पढ़ा, 262 हम लोगों ने पढ़ा, 263 हम लोगों ने पढ़ा और एक 301 पढ़ा। ये 4 हैं जो राज्य और केंद्र के मध्य संवैधानिक रूप से संबंध को बताते हैं। फिर जो संविधानेतर है तो हम लोग क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 261 में क्या लिखा है कि एक राज्य के दस्तावेज जो भी कोई होंगे, न्यायिक दस्तावेज हो या कोई भी आधिकारिक दस्तावेज होंगे, दूसरे राज्य में भी लागू मतलब मान्य होंगे। आर्टिकल 262 क्या कहता है कि 2 राज्यों के बीच जल विवादों का निपटारा करने के लिए संसद कानून बनाएगी। यह संसद एक कोई भी अधिकरण बना सकती है या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को उसके न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है। आर्टिकल 263 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति जब उसको लगे, आवश्यक समझे तो एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकती है। तो सरकारी आयोग गठित किया गया 87 से 83-87 के बीच, उसने रिकमेंड किया, तो फिर एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया 1990 में, ठीक है। अब हम लोग और एक है आर्टिकल 301 में कहता है कि व्यापार वाणिज्य समागम के लिए कोई भी देश, कोई भी राज्य जो है प्रतिबंध नहीं लगाएगा, मतलब कि
स्वतंत्रता होगी। ये कोई राज्य दूसरे राज्य से व्यापार फ्रीली कर सकता है, कोई टैक्स वैक्स ऐसा कुछ नहीं लगता है। कोई व्यक्ति पर्सनली कर सकता है दो राज्यों के मध्य व्यापार, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध केवल वही प्रतिबंध है जो भाग 13 में स्वयं दिए गए हैं। तो भाग 13 में 2 प्रतिबंध दिए गए हैं, एक संसद के लिए, एक विधानमंडल के लिए, कि संसद लोकहित में, संसद जो है लोकहित में किन्हीं दो राज्यों के मध्य में व्यापार वाणिज्य समागम को रोक या विनियमित कर सकती है। आर्टिकल अभी राज्य के विधानमंडल को भी दिया है कि विधानमंडल भी ऐसा कोई कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा कानून राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बनेगा कि लोकहित में किन्हीं भी दो राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य समागम के में कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन ये प्रतिबंध ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी एक राज्य को आप वरीयता प्रदान करो, दूसरे राज्य को मना कर रहे हो। ठीक है, तो ये हम लोग इसको पूरा हम लोग रिविजन कर लें। यहाँ सार्वजनिक कार्यों के अर्थ में विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य शामिल है ना। सार्वजनिक कार्य का मतलब है विधायी और कार्यकारी, जो विधायी होगा और कार्यकारी होगा दोनों ही मामले मतलब मान होंगे। फिर आ जाओ अपन क्या, जो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद का देख लेते उसके बारे में, इसमें संरचना में कौन कौन शामिल है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है अपन कौन है, स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद है, आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति गठित करता है। ये 1990 में पहली बार गठित किया गया था। तो इसमें मेंबर कौन कौन है, जो अध्यक्ष होगा प्राइम मिनिस्टर होता है, अंतर्राज्यीय परिषद है। इसका जो अध्यक्ष है मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य ट्रेड कुछ भी डिस्प्यूट है तो कौन उसका समाधान करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वही उस राज्य मतलब देश का पूरा वही वो करता है। तो इसमें जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, मतलब जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री विधानसभा होगी तो वहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ के प्रशासक शामिल होंगे, है ना, जैसे राज्यपाल उपराज्यपाल रहते हैं तो वो शामिल होंगे। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल शामिल, जैसे जहाँ राष्ट्रपति शासन, इसका मतलब है कि वहाँ पे कार्यपालिका को विघटित कर दिया गया है। जो कार्यपालिका नहीं है तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, तब वहाँ पे वहाँ के राज्यपाल शामिल होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए गए 6 व्यक्ति भी होंगे, मंत्री भी होंगे, कैबिनेट मंत्री। स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री चाहे तो किसी व्यक्ति को स्थायी सदस्य के रूप में उसको आमंत्रित कर सकता है ना। तो कितने व्यक्ति हो गए, प्राइम मिनिस्टर एक अध्यक्ष के रूप में, फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे 28 राज्य है 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो 8 मतलब 8 व्यक्ति यहाँ से, जहाँ जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं यहाँ से मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, बाकी जैसे उपराज्यपाल हो जाएंगे, प्रशासक जो होते हैं वो आ जाएंगे। और क्या कहता है 6 कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे, और ऐसे अन्य मंत्री जिनको प्राइम मिनिस्टर मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि 28 29 29 6 35 35 5 35 और ये हो गया 43, लगभग 43 यानी कि 40-50 के राउंड मेंबर अंतर्राज्यीय परिषद में रहते हैं। ठीक है, अब आता है परिषद की स्थायी समिति, मतलब परिषद की खुद एक स्थायी समिति भी है। अब स्थायी समिति बनाने की क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता ये है कि जैसे हम लोगों ने क्या बताया यहाँ पे, इसीलिए बताया इसमें लगभग 50 मेंबर है। अब कोई डिसीजन लेना है या इनको मिलना है तो वैसा कि सबके सब आएंगे, सबके सब डिसीजन करेंगे, मतलब सब काम धाम छोड़ के यहीं पे आ जाओ बैठ जाओ, तो ऐसा ना हो इसलिए एक स्थायी परिसमिति बनाई जाती है ताकि 2 4 6 लोग आके उनको अल्टरनेट वे पे बुला के और डिसीजन कोई भी ले सकते हो, तो इसलिए स्थायी समिति बनी है। तो इसका कार्य क्या है, परिषद के विचारार्थ मामलों पर निरंतर परामर्श करना, है ना, और उन्हें प्रस्तुत करना। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल है, देखो जैसे 2 4 5 होंगे तो अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री। अब प्राइम मिनिस्टर के पास इतने कार्य रहते हैं कि वो नहीं आ सकते, तो फिर अब कौन आएगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो होंगे इसकी अध्यक्षता करेंगे समिति की, और 4 अन्य केंद्रीय मंत्री होंगे। जैसे यहाँ पे था ना 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री मनोनीत करते थे, तो उनमें से 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे और एक गृह मंत्री इनकी अध्यक्षता करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के स्थान पर गृह मंत्री आ गए अध्यक्षता करने के लिए, और उनके द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे उनमें से 4 व्यक्ति आ गए 6 में से। ठीक है, और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, मैंने 28 राज्य उसमें से 8 राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कितने व्यक्ति हो गए, 8 + 4 + 1, 8 4 12 1 13। अब सोचो जहाँ 50 व्यक्ति थे अब यहाँ 13 व्यक्ति है, कोई डिसीजन वगैरह है तो जल्दी हो पाएगा या कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जैसे 50 100 जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं ना उतना ही डिसीजन मेकिंग
अच्छी नहीं रहती। हालांकि रहता है कि लॉन्ग टर्म पे उसका डिसीजन बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंस्टेंट डिसीजन लेना तो हम नहीं ले पाओगे इतना जल्दी, क्योंकि डिस्कशन तो होता रह जाएगा, कोई व्यक्ति सहमत हो रहा, कोई सहमत नहीं हो रहा, तो इसलिए समिति बनाना जरूरी होता है। अब अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका क्या है? तो यह अंतर्राज्यीय केंद्र संघ शासित प्रदेशों के संबंधों से संबंधित मुद्दों पर केवल सिफारिश करने वाला निकाय है। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की कोई भी जो सलाह होंगी वो बाध्यकारी नहीं होंगी, सब के सब क्या होंगी? सलाहकारी निकाय होंगे। क्या होंगी? मतलब इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, इसको ध्यान रखना। इसके जो निर्णय होंगे अंतर्राज्यीय परिषद के, ये बाध्यकारी नहीं होंगे, कोई भी डिसीजन होगा तो बाध्यकारी नहीं होगा। अब अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय, यह ध्यान रखना, इसका खुद का सचिवालय है, अंतर्राज्यीय परिषद का स्वयं सचिवालय है। तो इसकी स्थापना 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद बना, तो 1991 में इसका सचिवालय ही बन गया। तो 1991 में स्थापना की गई। अब भारत सरकार का एक सचिव इसका प्रमुख होता है, जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो सचिवालय हो, भारत सरकार का जो सचिव होता है इसका एक प्रमुख होता है। ठीक है, वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था पिछले, मतलब इसके पहले, कि राज्यों के मध्य संबंध के संबंध में एक तो संवैधानिक होंगे, गैर संवैधानिक होंगे। तो जो गैर संवैधानिक वाले, संविधानेतर वाले थे, दो थे, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद। तो जो इसका जो सचिवालय है वो यही बोल रहा है कि क्षेत्रीय परिषद जो होगी ना गैर संवैधानिक, उसका भी सचिवालय यही सचिवालय उसका भी काम करेगा, है ना। अब हम लोग आ गए जो गैर संविधानेतर वाले थे, उसमें क्या था? क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद, है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद में कितने? 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, है ना। उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है। और इसका गठन जो है तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। और इसकी संरचना की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। क्या? अध्यक्ष के रूप में कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री जो होंगे जनरल काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। और शामिल क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष होगा। यानी कि प्रत्येक राज्य, जैसे मान लो उत्तर में 5 राज्य आते हैं, तो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, प्लस जो अल्टरनेट बेसिस सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो होंगे वो उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, और अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री ही रहेंगे। ठीक है। शामिल क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, शामिल क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, यानी कि एक मुख्यमंत्री रहेगा प्लस 2 अन्य मंत्री भी रहेंगे। शामिल क्षेत्र के प्रत्येक यूटी के प्रशासक रहेंगे, यानी कि कितने मेंबर? एक राज्य से एक मुख्यमंत्री प्लस 2 अन्य मंत्री आएंगे, यानी 3 मेंबर आएंगे एक राज्य से, प्लस एक यूटी का मेंबर रहेगा प्रशासक जो होगा, और एक केंद्रीय गृह मंत्री होंगे जो कि अध्यक्षता करेंगे। और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो होंगे अल्टरनेट वे पे उपाध्यक्ष होंगे, है ना। अल्टरनेट वे पे वो सब क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब आ गया पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद जो 7 स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य इसमें शामिल है ना। जो पूर्वोत्तर राज्य है तो वही सारे सारे शामिल है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना भाई, इसका जो गठन था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था, लेकिन जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका एक अलग एक्ट था, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत स्थापित है। ये जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत स्थापित, जो क्षेत्रीय परिषद है जोनल काउंसिल, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित है, लेकिन पूर्वोत्तर परिषद जो है वो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा स्थापित है। इसकी संरचना की बात करें, इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? तो अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री जो होंगे इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, यानी स्वतंत्र प्रभार के, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट वे पे उपाध्यक्ष का प्रावधान क्या था? अल्टरनेट वे पे था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अल्टरनेट वे पे उपाध्यक्षता करेंगे। और इसमें क्या है कि जो उपाध्यक्ष के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, वही उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। शामिल राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है, वहां के राज्यपाल होंगे, जो राज्य शामिल है वहां के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य। क्योंकि भाई यूपीएससी का 2024 का पेपर है, उसमें क्षेत्रीय परिषद पूछ चुका, पूर्वोत्तर परिषद के बारे में क्वेश्चन आया था ये उसमें यही पूछा था संरचना में, इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल, तो ये आपको याद रहने चाहिए। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री इसकी उपाध्यक्षता करेंगे। ठीक है। शामिल राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य होंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा था कि केंद्रीय गृह, देख जैसे केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ भी है,
केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे अध्यक्षता के तौर पर। यहाँ उपाध्यक्ष कौन होता था? जो राज्य शामिल थे वहाँ के मुख्यमंत्री जो होंगे वो मतलब अल्टरनेट वे पे उपाध्यक्षता का कार्य करेंगे। यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्र राज्य मंत्री जो होंगे स्वतंत्र प्रभार के तहत वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और शामिल क्षेत्र के दो जो राज्य शामिल है उनके 2 अन्य मंत्री शामिल होंगे। इसमें कहता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होंगे, मतलब वहाँ के राज्यपाल शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री प्लस 2 अन्य मंत्री, यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और यहाँ पे यूटी के प्रशासक शामिल होंगे। यहाँ पे यूटी का अगर आएगा तो यहाँ पे यूटी के प्रशासक शामिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे यूटी आती ही नहीं है, पूर्वोत्तर परिषद में कोई यूटी नहीं शामिल है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ कौन होगा? केंद्रीय गृह मंत्री, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए, 2 मेंबर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मतलब जैसे 8 राज्य है तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 8 राज्यों के राज्यपाल, यानी कि 8 दूनी 16, 17, 18। और राष्ट्रपति द्वारा शामिल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 अन्य सदस्य होंगे, यानी कि 21 राउंड। यहाँ पे राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते, ध्यान रखना। यहाँ पे सब राज्य रहते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के 2 मुख्यमंत्री रहते हैं, मतलब 1 मुख्यमंत्री रहते हैं, 2 अन्य मंत्री रहते हैं और यूटी प्रेसिडेंट रहते हैं, है ना। तो आपको क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद के बारे में पढ़ना है। ये मतलब काफी इंपोर्टेंट है। 2024 में याद है पूर्वोत्तर परिषद, इसे पूछा संरचना में कौन कौन से शामिल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी के साथ थोड़ा सा फेवरेट चैप्टर है, अगर इनको थोड़ा सा पढ़ने के बाद उत्तर दे सकते हो, ऐसे रहते हैं। अब जो क्षेत्रीय परिषद गठित की गई है, अब वो कौन कौन सी है? तो देखो होता है ना, एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषद जो है गठित की गई है, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से हैं? नॉर्थ वाले क्षेत्रीय परिषद में हम लोग देखते हैं, नॉर्थ रीजन वाले में कौन है? नॉर्थ रीजन में है, नॉर्थ में हो गया अपना J&K, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया एक, दूसरा लद्दाख हो गया, मतलब यूटी, है ना, तो ये हो गया 2। तीसरा हो गया कौन? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चौथा हो गया हरियाणा, पांचवा हो गया पंजाब, छठवां हो गया राजस्थान, है ना, सातवां हो गया दिल्ली यूटी हो गया और 8वां हो गया चंडीगढ़। यानी कि ये हो गए 8 है। तो इसमें से राज्य कौन है? राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 4 राज्य हो गए और 4 यूटी हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। नॉर्थ वाले रीजन में कितने मेंबर हो गए? 8। ये 8 शामिल है। तो इसमें 4 राज्य हैं, 4 यूटी है। 4 राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश देखो ऊपर वाले, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये नॉर्थ रीजन में शामिल है। अपना राजस्थान में ध्यान रखना, पश्चिम में नहीं है, नॉर्थ रीजन में शामिल है। कौन कौन? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अपना यूटी चंडीगढ़, अपना दिल्ली। ये 8 मेंबर यहाँ पे शामिल है। कौन से? उत्तर परिषद में। पूर्वी परिषद की बात करें, पूर्वी परिषद कौन है? बिहार 1, झारखंड 2, पश्चिम बंगाल 3, उड़ीसा 4। यानी पूर्वी परिषद में 4 मेंबर शामिल है। कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये पूर्वी परिषद में शामिल है, ठीक है। इसके बाद अपन दक्षिणी परिषद आ जाओ। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कितने मेंबर शामिल है? आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2, कर्नाटक 3, तमिलनाडु 4, केरल 5, पुडुचेरी 6। यानी इसमें 6 शामिल है, 6 मेंबर शामिल है। कौन कौन? अपना दक्षिण वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और फिर पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो गया? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। 6 मेंबर हो गए। 6 मेंबर यहाँ हो गए, 4 मेंबर यहाँ थे, 8 मेंबर ऊपर थे। अब जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश को मध्य में रखा गया। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ भी 4 है ना। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। देखो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ 2001 में वो छत्तीसगढ़ हो गया। याद करने का तरीका कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश जो 2001 में अलग हुआ, उत्तराखंड हो गया। तो ये 4 राज्य हो गए, है ना। ये कौन से? मध्य परिषद में। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन हो जाएंगे? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादरा और नगर हवेली हो गया, दमन और दीव हो गया।
गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, तो ये हो गया 5, है ना। तो दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, जैसे अब ये एक ही हो गया है तो ये मतलब ये 4 हो गए। देखिए 4 मेंबर कौन है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली और गुजरात, 4 मेंबर। आपको अपने याद से याद करना है कि मतलब कौन सा राज्य कौन सी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, मैं अपने से याद करता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, तो जैसे नॉर्थ में कौन है, 8 राज्य शामिल है। नॉर्थ में 8 शामिल, तो 8 में से 4 यूटी थे और 4 राज्य थे। 4 राज्य कौन थे, हिमाचल प्रदेश शामिल था, पंजाब शामिल था, हरियाणा शामिल था, राजस्थान शामिल था। इधर कश्मीर, जम्मू कश्मीर शामिल था, लद्दाख शामिल था, चंडीगढ़ शामिल था, दिल्ली शामिल था। 8 हो गए। अगर हम ये उत्तर का हो गया। हम पश्चिम की तरफ चलते हैं। पश्चिम की तरफ में कौन शामिल है, 4 सदस्य शामिल है। कौन कौन से, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, 4 मेंबर शामिल थे। मध्य वाले में आ जाओ। मध्य वाले में कौन, 4 से 4 मेंबर शामिल थे। कौन से, मध्य प्रदेश से अलग होने वाला छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला उत्तराखंड, ये हो गया मध्य में हो गया। हम लोग साउथ में आ जाते हैं। साउथ में कितने मेंबर थे, साउथ में शायद 4 ही थे। दक्षिण हाँ नहीं, 6 मेंबर थे। कौन से थे, तो अपन आ गया तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पौंडीचेरी, ठीक है, ये 6 मेंबर हो गए। और मध्य क्षेत्र, ये दक्षिणी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ठीक है, मतलब सारे ही हो गए। तो आपको ऐसे ही मतलब रिकॉल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार तथा लक्षद्वीप कहीं भी शामिल नहीं किए गए। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। ये ध्यान देने योग्य बात थी, है ना। फिर ये अपना आज इतना ही है। ये 2 राज्यों के मध्य क्या संबंध होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया कि संवैधानिक था, गैर संवैधानिक था। तो संवैधानिक के बारे में लोग पढ़ लिया कि क्या क्या मेंशन है, उसकी गठन कैसी है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात कर लिया गैर संवैधानिक में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस सबका इसका पीडीएफ चाहिए, ये ऐसे जैसे हमने पढ़ा, ये पूरा जो सेम जो पढ़ा रहे हैं इसी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाओ। टेलीग्राम लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हो। मेरे साथ रिवीजन करना है तो कर सकते हो। मैं इसमें डेली लगभग एक वीडियो ला के अपना पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह सारा ही कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।